नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है उसमें हम सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे 6 से लेके 12 तक। आप चाहे स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो ये बेस के रूप में कार्य करता है, यानी कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स को समझने के लिए पहले एनसीईआरटीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी जो एनसीईआरटीज़ हैं वो मजबूत रहती हैं तो आपको जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको समझना आसान रहता है। इसके अलावा आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारी जो पहली सीरीज़ है वो है ज्योग्राफी की सीरीज़। इसमें हम शुरू करेंगे 6 से लेके 12 तक। पहले 6 फिर 7 ऐसे करके हम 12 तक जाएंगे। तो 6 से शुरू करेंगे और इनका जो डेटा है वो तो ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, तो इस पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है 6 क्लास का, उसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहला जो पैराग्राफ है हमारा वो है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप वो ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक इमेज है, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इस इमेज में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे ये जो तारा है, ये जो तारा है ये एक्चुअल स्थिति में है, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे है विरल माध्यम और यहाँ पे है सघन माध्यम, यानी जहाँ पे हम खड़े हैं वो सघन माध्यम है, ठीक है। तो विरल माध्यम से किरण आ रही है सघन माध्यम में, ठीक है। यानी कि विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कम रहता है, सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा रहता है। तो ये तारे से क्या आ रही है, रोशनी आ रही है। और यहाँ पे मैंने एक लंब डाल दिया, ठीक है। तो आपको पता होगा, यदि आपने पढ़ा होगा स्कूल में, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपने लंब की ओर झुक जाती है। तो देखो ये लंब है तो इस लंब की ओर झुक गई, यहाँ से थोड़ा बेंड हो गई, नीचे की तरफ बेंड हो गई, यानी लंब की तरफ बेंड हो गई। अब ये जो बच्चा है यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन इस विरल से सघन माध्यम में इस प्रकाश के आने के कारण एक्चुअल स्थिति इसको इस तारे की यहाँ पे दिखाई देगी। यानी ये तारा एक्चुअल तो यहाँ पे था लेकिन इसको दिखाई यहाँ पे देगा, यानी इसी के कारण हमको ये जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। यानी अपवर्तनांक के कारण हमारे को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो प्रकाश है ये बैंड क्यों होता है, क्योंकि ये जो माध्यम है उसमें चेंज होने के कारण, यानी विरल से सघन माध्यम में चेंजेस होने के कारण हमें दिखाई देते हैं। तो आई होप कि आपको जो तारा है वो क्यों टिमटिमाता है या तारे क्यों टिमटिमाते हैं उसके बारे में ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगला पैराग्राफ है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। यानी कि पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा उसको पूर्णिमा बोलते हैं, और जब चंद्रमा दिखाई नहीं देगा उसको अमावस्या बोलते हैं। ये पूरे 1 महीने की घटना रहती है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए ये एक इमेज है, इस इमेज को आप देखिए। इस इमेज में मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन खींच ली। यहाँ पे जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष 15 दिन, और नीचे वाला है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। 15 दिन यहाँ पे होते हैं और 15 दिन यहाँ पे 1 महीने में, ठीक है। तो ये हो। अब देखो यहाँ पे जब शुक्ल पक्ष में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा उसको बोलेंगे पूर्णिमा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये 15 दिन बाद में, जस्ट 15 दिन बाद में अपोजिट स्थिति आएगी ये वाली, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, इसको बोलेंगे अमावस्या, ठीक है। इस अमावस्या के 15 दिन बाद में फिर से पूर्णिमा की स्थिति आएगी।
तो अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों ऑल्टरनेटिव चलते रहते हैं 15 दिन के बाद में। तो याद रखना, कृष्ण पक्ष में आता है अमावस्या और शुक्ल पक्ष में आता है पूर्णिमा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई। अगला पैराग्राफ है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? दिन के समय में इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य की रोशनी होती है, यानी होते तो हैं वो वहीं पे, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण हम दिन में नहीं देख पाते। अब ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद रखना है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड की डेफिनेशन याद रखना, डायरेक्टली आपको ये पूछा जा सकता है कि खगोलीय पिंड के संदर्भ में बताइए, और ऑप्शन में दे देंगे आपको कौन कौन से शामिल है। तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती है, इसके लिए एक ऑप्शन और दे देंगे ग्रह। तो याद रखना कि ग्रह कोई खगोलीय पिंड नहीं है। खगोलीय पिंड वे होते हैं जो क्या है, रात के समय आसमान में चमकते हैं, तो उन्हीं को खगोलीय पिंड कहते हैं। यूपीएससी यहाँ पे आपको फंसा देगा, ग्रह ऑप्शन में ग्रह देके ध्यान रखना है, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती हैं उन्हीं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो तारा किन्हें कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा अपना प्रकाश होता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो सूर्य भी एक क्या है, तारा है। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विभिन्न प्रकार के जो तारे होते हैं उनके कई प्रकार के समूह होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये तारों का बहुत बड़ा समूह होता है, यानी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, समूह होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि जो अर्सा मेजर या बिग बियर हैं, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यानी हम जो देखते हैं, हमारा जो एक नक्षत्र मंडल है जिसको हम अर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से जानते हैं, जिसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं, और इसमें 7 तारों का समूह रहता है। कितने तारों का समूह रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तारों का समूह है जिसको अर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिए कि ये जो 2 तारे हैं 6th और 7th, इनको जब आप मिलाओगे तो एक आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा जिसको ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में जब कंपास नहीं था तो दिशा के ज्ञान के लिए रात्रि के समय ध्रुव तारे का इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में रहता है, तो उत्तर दिशा के अनुसार हमको किस दिशा में जाना है, इस अर्सा मेजर या बिग बियर का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखिए, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यानी अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपके आसमान में और अधिक तारे, ग्रह तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। इसके बाद में है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं या पोल स्टार कहते हैं। आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो ध्रुव तारा है ये स्टेबल रहता है और एक ही जगह पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ये जो अर्सा मेजर होता है या जो बिग बियर है, इसमें जो 7 तारे हैं उनके अलग अलग नाम भी हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने आपको 6th और 7th वाला जो बताया था, उसमें 6th वाला है पुलह और 7th वाला है पुलत्स्य। तो पुलह और पुलत्स्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्रतु है, अत्रि है, अंगिरा है, वशिष्ठ हैं और मरीचि हैं। तो ये सप्तऋषि के नाम से ये जो तारे हैं इनको जाना जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रह की डेफिनेशन याद रखना कि ग्रहों के पास खुद की कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है। वे जो तारों के प्रकाश से ही क्या हो सकते हैं, प्रकाश होते हैं या ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं,
ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। हमारे जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें ज्ञात ग्रह हैं 8 और एक है सूर्य। तो ये सभी जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं एक फिक्स कक्षा में। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यानी कि सूर्य भी एक तारा है जहाँ से जो पृथ्वी है वो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए यहाँ पे साइड में कुछ रोचक तथ्य दे रखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टार मार्क कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये तीनों याद रखना। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि इनके चारों तरफ क्या रहते हैं, छल्ले रहते हैं असंख्य छोटे छोटे पिंडों के। मैं यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए, इस इमेज को देखिए आप। यहाँ पे देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में देखिए यहाँ पे सूर्य है सेंटर में, ठीक है, और यहाँ पे टोटल 8 ज्ञात ग्रह हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है सूर्य के पास में जो है वो है शुक्र। शुक्र के बाद में आता है बुध के बाद सबसे पहले आता है बुध के बाद में आता है शुक्र के बाद में आता है पृथ्वी के बाद में आता है मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शनि है, इसके अलावा बृहस्पति हैं और जो यूरेनस है, इनके चारों तरफ ये देखो यहाँ कुछ इस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये इस प्रकार के ये छल्ले इन 3 ग्रहों के चारों ओर पाए जाते हैं। एक चीज़ वो रहे, एक है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पे पाई जाती है हमारे सोलर सिस्टम में, ये पूछा जा सकता है। तो ये देखो, ये जो 4 ग्रह हैं, सूर्य के पास में जो 4 ग्रह हैं, इनको बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह, ठीक है, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और जो नेक्स्ट 4 ग्रह हैं इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी हैं वो आंतरिक ग्रह तथा बाह्य ग्रह के बीच में पाई जा सकती है, या फिर टेक्निकली ऐसे भी कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में एक तो है सूर्य, ठीक है, जो कि सेंटर में है। इसके अलावा 8 ग्रह हैं। ध्यान रखना कि सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका क्रम पूछा जाता है, तो आपको किस प्रकार से इनको याद रखना है। देखो, हिंदी वाले जो हैं, हिंदी वाले कैसे याद रखते हैं, सूर्य के बाद में सबसे पहले आपको याद रखना है बुध, ठीक है, बुध आता है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा आता है, तो बुध से शुरू करो। बुध के बाद में क्या आता है, बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार, तो बृहस्पतिवार को छोड़ो, फिर आता है शुक्र, ठीक है, एक एक छोड़ते जाना है। शुक्र के बाद में शनिवार को छोड़ो, रविवार आता है। और रविवार को ऐसे याद रखो, रविवार हम कहाँ मनाते हैं, पृथ्वी पे मनाते हैं, ठीक है। फिर रविवार, फिर आएगा सोमवार को छोड़ो, फिर आएगा मंगलवार, तो मंगल हो गया। मंगलवार के बाद में आता है बुधवार, तो बुधवार को छोड़ो, फिर आता है बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पति हो जाएगा। फिर बृहस्पति के बाद में आता है शुक्रवार, तो शुक्रवार को छोड़ो, शनिवार, तो शनिवार आ गया, ठीक है। शनि के बाद में आपको 2 याद रखने हैं। एक याद रखना है यूरेनस, यू से, और फिर एन से नेपच्यून, ठीक है, यूएन से याद रख सकते हैं, ठीक है, यूएन से। तो इस प्रकार से आप सूर्य से दूरी के हिसाब से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आता है बुधवार, फिर एक छोड़ो, बृहस्पतिवार को शुक्रवार आएगा, फिर शुक्रवार के बाद में शनिवार को छोड़ो, रविवार, और रविवार कहाँ मनाते हैं, पृथ्वी पे। फिर सोमवार को छोड़ो, मंगलवार, फिर मंगलवार के बाद बुधवार को छोड़ो, बृहस्पतिवार, फिर बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार को छोड़ो, शनिवार, और अंत में यूएन याद रखना, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस प्रकार से क्रम याद रखना, आपको क्रम पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका क्रम बताओ, ठीक है। अब इनके देखो इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो देखो। सबसे पहले जो बुध हैं, उस बुध को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लगता है, तो 88 दिन का समय लगता है। वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र को 255 दिन का समय लगता है। इसके बाद में आता है पृथ्वी, तो आपको सभी को पता होगा कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है 365 दिन में। मंगल की बात करें तो मंगल 687 दिन का समय लगाता है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में। इसके बाद में आता है अगला बृहस्पति को लगता है 11 साल और 11 महीने तथा लगभग 12 साल मान लो, ठीक, 11 साल और 12 महीने, ठीक है।
इसके बाद में अगला आता है शनि। शनि की बात करें तो शनि को 29 साल और 5 महीने का समय लगता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर करने में। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस को 84 साल का समय लगता है और नेपच्यून को लगता है 164 साल का समय एक परिक्रमा करने में सूर्य के चारों ओर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो कुछ यहाँ पे ये भी दे रखे हैं कि जो चंद्रमा की है वो संख्या जैसे पृथ्वी के पास एक है, तो याद रखना जैसे पृथ्वी के पास तो एक है, लेकिन जो ग्रह हैं उनमें लगातार चंद्रमा की खोज होती रहती है, तो ये बदलते रहते हैं। तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो अपडेट करके जाना है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा कि किस ग्रह के पास कितने चंद्रमा है। तो अभी आपको ये जो डेटा है ये पुराना डेटा है NCERT का, इनको आपको याद नहीं रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो ये अंदर के 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो बाह्य ग्रह हैं जो बाहर के 4 ग्रह हैं क्षुद्र ग्रह के, उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। और याद रखना कि जो बाह्य ग्रह हैं ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से बने होते हैं, यानी ठोस अवस्था में हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जो आपको याद रखना है। एक तो क्रम याद रखना है, एक चक्कर लगाने में ये कितना समय लगाते हैं वो याद रखना है, और जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से बने होते हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं वो गैस तथा तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमारे सोलर सिस्टम के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आसमान में दिखने वाली चंद्रमा एक उपग्रह है। याद रखना कि जो उपग्रह हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है मानव द्वारा निर्मित यानी कि मैन मेड। जैसे कि हमने अभी हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, तो ये भी एक सैटेलाइट ही है, ये भी एक उपग्रह है, लेकिन ये क्या है मानव निर्मित है, जबकि चंद्रमा क्या है एक प्राकृतिक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है चंद्रमा, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा को एग्जाम से पहले अपडेट करके जाना है कि किस ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं, क्योंकि इनकी रिसर्च चलती रहती है, तो ये जो डेटा है वो चेंजेस होते रहते हैं। सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल मैंने बताया था कि सूर्य हैं सेंटर में, 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, और इसका मुखिया सूर्य है जो कि सेंटर में रहता है। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। जो सूर्य होता है उसमें 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, एक होती है नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन, जिसके कारण सूर्य में जो ऊष्मा और जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखना है सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह की बात करें तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको इनको दूरी के अनुसार याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम के अनुसार भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक दे रखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है उससे ट्रिक बन जाएगी। एम से बन जाएगा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ बन जाएगा, एम से मार्स बन जाएगा, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको बोलते हैं कक्षा। ठीक है, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं। देखो दीर्घवृत्ताकार, यहाँ पे ये हमारा सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर होता है, लेकिन जो हमारे ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं किस प्रकार से, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। इसमें क्या होता है, इसमें 2 सेंटर होते हैं, या फिर जिनको फोकस बोलते हैं, F1 और F2। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, जिसे केवल 88 दिन का समय लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 UB 313, सीरस तथा प्लूटो को बोने ग्रह कहा जा सकता है। यानी कि 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हुआ करते थे। एक हुआ करता था प्लूटो। उस प्लूटो को 2006 में बाहर कर दिया गया ग्रह से, क्योंकि वो जो ग्रह
की डेफिनेशन थी उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इस इमेज में आप देखोगे, ठीक है, मैं इमेज चेंज कर देता हूँ जिसमें प्लूटो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये प्लूटो वाली इमेज आपको ये देखिए, इस इमेज में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लास्ट में, जब नेपच्यून के बाद में मैंने नेपच्यून तक बताया था, तो यहाँ पे आपको दिखा प्लूटो। तो 2006 से पहले प्लूटो को भी एक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन जो ग्रह की डेफिनेशन चेंज की गई, उस ग्रह की डेफिनेशन में जो प्लूटो है वो फिट नहीं बैठ रहा था। प्लूटो के अलावा और भी जैसे सीरस था और UB 313 था, उसको भी हटा दिया गया और उसको किस में डाल दिया गया, बोने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। तो याद रखना वर्तमान में केवल 8 ग्रह हैं, प्लूटो क्या है, एक बोना ग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पृथ्वी के बारे में बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जैसे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आता है बुध के बाद में शुक्र को बृहस्पति को छोड़ना है, शुक्र आ जाएगा, फिर शनि को छोड़ना है, रविवार आ जाएगा, और रविवार हम पृथ्वी पे मनाते हैं, तो तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है, ठीक है, दूरी के हिसाब से। और आकार के हिसाब से बात करें तो आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुव के पास चपटी, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है और यहाँ पे जो साउथ पोल है, यहाँ से क्या है, जो पृथ्वी है वो चपटी है। चपटी होने के कारण इसका आकार जो है वो भूभाग के तरह दिखाई देता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, यानी जो 8 हमारे पास ग्रह हैं उनमें से केवल पृथ्वी ही क्या है, रहने लायक है, हैबिटेबल योग्य है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पर क्या है, पानी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक साइड में रोचक तथ्य दे रखा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। देखो सबसे पहले तो ये याद रखना कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे गए थे, और ये जिस सैटेलाइट से गए थे उसका नाम था अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 के माध्यम से गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये जो मिशन भेजा था, ये भेजा था नासा ने। और नासा क्या है, ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा भेजा गया। अब देखो कोई भारतीय भी है, बिल्कुल है, जिनका नाम है राकेश शर्मा, और इसको भेजा था भारत ने नहीं, यूएसएसआर, जो कि आज का जो रूस है ना, उस रूस ने भेजा था राकेश शर्मा को। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले यात्री थे। हाँ, लेकिन याद रखना कि चंद्रमा पे नहीं गए, स्पेस में गए थे, ठीक है। तो अभी भारत का कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पे नहीं गया है। चंद्रमा की बात करें तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी जितनी पृथ्वी है उसका 1/4 क्या है, चंद्रमा का व्यास है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। और जो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा है इसके बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक उपग्रह के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक उपग्रह यानी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। यहाँ से लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से, और यहाँ पे जब सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है तो जो यान रहता है वो समुद्र में गिर जाता है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट रहता है ये जिस ग्रह के लिए छोड़ा गया है उसके चारों ओर, जैसे चंद्रमा के लिए छोड़ा गया तो उसको लूनर मिशन कहा जाता है, और ये चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट में यानी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है और इस चंद्रमा का जो डेटा है वो इकट्ठा करता रहता है। तो ये इस प्रकार से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इन्हीं समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर ये जो चंद्रमा है ये चक्कर लगाता है, और ये एक चक्कर लगाता है 27 दिन में,
ठीक है। ये पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में चक्कर लगाता है। लेकिन याद रखना कि जो चंद्रमा है ये अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता रहता है। जिस प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती रहती है, तो ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी 27 दिन में ही पूरा करता है। और इन दोनों के सेम होने के कारण ही हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। और हाल ही में हमारे जो इसरो हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और जिसके माध्यम से ये पता लगाया गया कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, इसके अलावा चंद्रयान 1 के द्वारा ये भी खोजा गया था कि चंद्रमा पर पानी है। तो ये खोज अभी चल रही है, हाल फिलहाल तक वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इन फ्यूचर में देखते हैं कि ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था मंगल एवं बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह की क्या पाई जाती है, एक बेल्ट पाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। और ये याद रखना है किसके बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर है उल्कापिंड। उल्कापिंड की बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। अब कभी कभी आपको ये लगता होगा कि ये जो उल्कापिंड है ये पृथ्वी से टकराया जाए तो क्या होगा, बिल्कुल टकरा सकते हैं। और इसके लिए हाल ही में जो नासा है, नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है डार्ट मिशन। और डार्ट मिशन का मतलब होता है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसके माध्यम से क्या होगा, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी से कोई जो एस्ट्रॉयड है या जो उल्कापिंड है वो टकरा न पाए, इसलिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में एक डायमोफोर्स नाम का एक उल्कापिंड था जो कि पृथ्वी से टकरा सकता था। तो इस डार्ट मिशन के माध्यम से नासा ने क्या किया, इसकी जो दिशा है उसको क्या कर दिया, मोड़ दिया। इसीलिए इसका नाम है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इससे हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो पहले से तैयार है और लगातार निगरानी रखती रहती है कि कोई पिंड तो नहीं है जो कि पृथ्वी से टकरा सकता है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और जब इन गड्ढों में पानी भर जाता है तो ये झीलों का रूप ले लेते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे कहलाती है। यानी हमारा जो सौर मंडल है या जो सोलर सिस्टम है वो किस आकाश गंगा में है, तो वो है मिल्की वे में। और इस मिल्की वे को मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसी का मिल्की वे का ही नाम है मंदाकिनी। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज के माध्यम से। ये कुछ इस प्रकार की सफ़ेद पट्टी होती है और इस सफ़ेद पट्टी में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पृथ्वी है वो यहाँ आपको दिखाई देगी, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार की सफ़ेद पट्टी रहती है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे एक इमेज है जिसमें बताया गया है कि ये हम हैं और हम कहाँ पे हैं, पृथ्वी पे। और पृथ्वी कहाँ पे है, सौरमंडल में। सौरमंडल कहाँ पे है, आकाश गंगा में। और इस प्रकार की लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण। तो ये इस प्रकार से हम ब्रह्मांड से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं कि हम कहाँ पर स्थापित हैं और ब्रह्मांड कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो NCERT की जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।
अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं। यदि आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इनके आंसर्स लिखने चाहिए। छोटे छोटे हैं लेकिन आपको आंसर्स लिखने की आदत डालनी चाहिए शुरू से ही। जैसे कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देते हैं, देख पाते हैं, ब्रह्मांड क्या है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई है। तो इसके आधार पर आप इनका आंसर्स लिखें और हैबिट डालिए धीरे धीरे आंसर राइटिंग करने की। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था कि शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा कौन सा है? पृथ्वी है। मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो किस प्रकार के दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। अगला है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से, जो कि आकाश में एक ही स्थान पर रहता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन बन भी सकता है। तो कहाँ पे पाया जाता है? मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।